स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। कोई 4-5 दशक पहले एक मूवी आई थी, हम किसी से कम नहीं। ऐसा लगता है उसका ये गाना वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे एकदम मुफीद बैठता है, एकदम सही बैठता है। कुछ दिनों पहले CJI साहब ने कहा कि न्याय का ये जो प्रांगण है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे खुला रहेगा, 24/7 खुला रहेगा। हर व्यक्ति रात में भी अगर आना चाहे तो हम उसको न्याय प्रोवाइड कराएंगे। हुआ क्या कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सुबह सुबह CJI साहब का बयान आया कि देखो यार, हम CJP प्रोटेस्ट के बारे में नहीं देखना चाहते, हमारा समय बर्बाद ना करो, हम वीडियो नहीं देखना चाहते। और बात यहां पे सिर्फ एक स्टेटमेंट की नहीं है, बात इस बात की भी है कि चलो छात्रों पे बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ, वो एक बात है। दूसरी बात कि अनुच्छेद 19 के तहत जो उनका पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट था वो भी बाधित हुआ, ऐसा अपीलकर्ताओं का कहना था। और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बातों को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, हम इसके हर पहलू पे, हर एंगल पे बात करेंगे और इस बात पे भी बात करेंगे कि क्या संस्थानों की जो गरिमा है, उनकी जो शुचिता है, उस पे वो खुद ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, ये मेरा टेलीग्राम है, टारगेट UPSC बाय विकास सिंह, स्कैन करके जुड़ जाइए। PDF यहीं पे प्राप्त होगा। UPSC का मार्गदर्शन, ऑप्शनल का मार्गदर्शन यहीं पे होगा। इट्स विकास लाइव इंस्टाग्राम है, यहां पे भी जुड़ जाइए, अन्यथा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। एक चीज बताता चलूं कि जो हमारे स्मार्ट इंटीग्रेटेड जो नए बैचेस हैं, P2I बैचेस हैं, तो 27 जुलाई से नया बैच शुरू हो रहा है। तो मेरा कोड विकास लाइव याद रखिए, हर जगह पे आपको काम आएगा, सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिलाएगा और हम अपने वादों से हटते नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। है क्या कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपनी बात रखी थी और मैंने इस पे वीडियो भी किया था और बहुत उस वीडियो को लोगों ने सराहा भी था। वीडियो था कि संवैधानिक अदालतें अस्पतालों की तरह 24 घंटे काम करेंगी, 24/7 न्यायपालिका दिखेगी और नागरिक चाहे उसकी हैसियत कुछ भी हो, वो आधी रात को भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। दिसंबर 2025 में भी उन्होंने कहा था और मई 2026 में भी कहा था और जून और जुलाई में इसको दोहराया भी था CJI साहब ने, है ना। लेकिन फिर जब 22 जुलाई को CJP आंदोलन के मामले पे कुछ लोग जब सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो कहते हैं कि हमारा समय बर्बाद मत करो, हमें वीडियो नहीं देखने हैं, है ना, हमें वीडियो नहीं देखने हैं, हमारे पास समय नहीं। क्या ये भारत के सबसे बड़े न्यायिक संस्थान की शुचिता पे एक प्रश्न नहीं उठाता? क्या अपने स्टेटमेंट से मुकर जाना कहीं ये गंभीर समस्या तो नहीं, प्रश्न तो नहीं? इस पे हम लोग बात करते चलेंगे। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। हुआ क्या कि 21 जुलाई को, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कुछ ऐसा कहा था। 21 जुलाई 2026 को जब दिल्ली हाई कोर्ट में लोग जाते हैं पुलिस बर्बरता के खिलाफ, जो स्टूडेंट्स भी हुई, तो अदालत कहती है कि आप हमको इसमें मत घसीटिए। 22 जुलाई को जब यही लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जो CJI की अध्यक्षता वाली जो बेंच है वो बीच में ही कहती है कि वीडियो आप हमें मत दिखाइए, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, हमें वीडियो नहीं देखना है। और कई सारे प्रश्न किए गए, हर प्रश्न के उत्तर पे उनका कहना था कि हमें वीडियो नहीं देखना है। यहां पे 24/7 वाला उनको जो दावा है वो कहीं ना कहीं झूठा सा प्रतीत होता है ना। अब देखिए, थोड़ा सा कॉकरोच पे थोड़ा शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि खुद मई 2026 में CJI साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो लोग सक्रियता दिखाते हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, कॉकरोच की तरह है। जब बहुत ज्यादा आक्रोश फैला तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो सबके लिए नहीं कहा था, ये फर्जी डिग्री वालों के लिए था। लेकिन जब तक वो बात ये कहते, एक नए पेज का जन्म हो चुका था इंस्टाग्राम पे, कॉकरोच जनता पार्टी, और किसी ने नहीं सोचा था कि 2 महीने बाद वो इतने बड़े आंदोलन का रूप ले लेगा। ठीक है, वो आंदोलन जो संसद की नाक तक पहुंच गया था, ऐसा बहुत से वरिष्ठ मीडिया कर्मियों का कहना है। चलिए, CJP का विस्तार हुआ, हम सब ने देखा। मुख्य मांग आई कि नीट UG के खिलाफ जो जवाबदेही तय हो, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें, और जो जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिन्होंने आत्महत्या की, उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। ठीक है, और टर्निंग पॉइंट क्या रहा कि जो सोनम वांगचुक साहब हैं वो 28 जून को आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं और उन पे बल प्रयोग करके उनको वहां से हटाया जाता है। अगले दिन दिल्ली चलो की, यानी कि संसद चलो की मांग होती है और 20 जुलाई को पूरा का पूरा भारत और उसका यूथ ऐसा लगता है कि दिल्ली में उतर गया था। इस बात में कहने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, सोचने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ठीक ठाक स्तर पर लगभग 1 से 1.25 लाख यूथ वहां पे मौजूद था और शायद वर्षों बाद कोई इतना बड़े लेवल का प्रोटेस्ट देखा। आप इस पर विभिन्न प्रकार के एंगल निकाल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान से लेकर, स्वरूप से लेकर सबकी उसमें
भागीदारी है। पर एक सीधी सी बात यह है कि उनकी मांग शिक्षा को लेकर थी, उस पर अगर बात हो जाती तो शायद शांत हो जाता। मैं उनके पक्ष से नहीं कह रहा, पर मैं उन अपीलों की बात कर रहा हूं जो दरअसल कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है ना। कोर्ट में भी उन्होंने यही कहा। ठीक है, अब हुआ क्या कि सीजेपी द्वारा, जो कॉकरोच जनता पार्टी थी, उन्होंने कहा कि हम अपनी मांग को लेकर संसद की तरफ कूच करेंगे। 20 जुलाई को पुलिस भीड़ को तितर बितर करने के लिए कार्रवाई करती है, लाठीचार्ज करती है, बहुत सारे जो आंसू गैस के गोले थे वो छोड़ती है। और ऐसा भी कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि कुछ अन्य प्रकार के सेफ्टी फायर्स भी कुछ वहां पे किए गए थे, है ना। अब है क्या कि ये जो पुलिस कार्रवाई थी यही ट्रिगर का काम करती है ना। और 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंचते हैं, कहते हैं कि साहब इस बात में ध्यान रखिए। चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम इसको नहीं सुनना चाहते, हमारा समय की बर्बादी है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, कंट्रास्ट को देख लेते हैं। ठीक है, कि कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट कहां दिखता है। अब आम आदमी के मुद्दों पे आंदोलनरत छात्र जो हैं वो पुलिस की बर्बरता के बावजूद 24/7 मिडनाइट कोर्ट का वादा जो है वो टूट गया, क्योंकि सीधे ही सीजे साहब ने कह दिया। आम आदमी तो वो भी है, परीक्षा सुधार की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर हम इनसाइट्स की बात करें तो क्या है कि जब कोई भी आंदोलन सीधे तौर पे किसी न्यायाधीश की अपनी ही टिप्पणी के विरोध में उपजा हो और वही मामला पुनः उसी न्यायाधीश के कोर्ट में आ जाए, तो स्वाभाविक है कि निष्पक्षता हमें उतनी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि संस्थागत ईगो कई जगह देखने को मिल जाता है। और सीजीआई साहब अगर बयान न देते तो शायद इस प्रकार की बातें न होती। लेकिन क्या कभी सुओ मोटो संज्ञान अदालत ने फुर्ती से नहीं लिया है? बहुत से मामलों में लिया है। वेस्ट बंगाल में देखा जाए तो मालदा में जो चुनावी ड्यूटी पे तैनात न्यायिक अधिकारियों का घेराव किया गया था अप्रैल 2026 में, उसी सप्ताह स्वतः संज्ञान लिया। एनसीईआरटी में जब कहा गया कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है तो तुरंत स्वतः संज्ञान लेकर चैप्टर हटवा दिया। फरवरी की बात है। ट्विशा शर्मा दहेज केस की बात कर ली जाए मई 2026 की, तो वहां पे स्वतः संज्ञान लिया। केरल हाई कोर्ट की बात कर लीजिए तो जीवन रक्षक दवाओं में देरी के लिए जो मरीज की मृत्यु हुई, इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, ये सभी जरूरी मुद्दे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये खराब मुद्दे हैं, पर यहां पे भी स्वतः संज्ञान लिया गया। लेकिन जब सीजेपी में छात्रों पे बर्बरता हुई, उनके सर फटे और उस पे लोग गए, तो कोर्ट का कहना था कि हम सुनवाई नहीं करेंगे, हमारा समय वेस्ट हो रहा है। और कहीं ना कहीं यह मामला आता है कि देखो, संस्था की गरिमा जैसे विषय है, एनसीईआरटी का मामला, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो जो नागरिक स्वतंत्रता का मामला है, सिटीजन राइट्स का मामला है, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? और वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस प्रकार से क्या अनदेखा करना चाहिए था या इस प्रकार के स्टेटमेंट देने चाहिए थे? ठीक है, उत्तर तो खैर आप दे ही रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में आपके उत्तरों को भी मैं देखूंगा। दूसरा पक्ष एक और है, मतलब हम सीजीआई साहब के पक्ष को भी सामने रखने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा जुडिशियल रिस्ट्रेंट, न्यायिक संयम की बात कहीं ना कहीं पीछे खाने से, अंदर खाने से उभर के आ रही है, जो लोग उनके पक्ष में कह रहे हैं। क्या कहना है? उन्होंने कहा कि केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के विषयों को सामने लाना क्या है, सही नहीं है, यह अपूर्ण बहस है। अदालत में अर्जेंट लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं, हमें उसको सुनना चाहिए, इस प्रकार के केसेस पे समय नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों का यह कहना था। कुछ का कहना था कि स्वतः संज्ञान लेने के लिए कोई ठोस पॉइंट होना चाहिए कोर्ट के पास में, तो उनके पास कोई ठोस पॉइंट नहीं था, तो उन्होंने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। कुछ लोगों ने कहा कि जब हाई कोर्ट में या एनएचआरसी जैसे संस्थान हैं जहां पे आप अपनी मांग को लेके जा सकते हैं, तो आप पहले सीजीआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्यों आ रहे हैं? ये तो हमारे समय की बर्बादी है। उसके अलावा एक और बात, जो कार्यभार के दबाव की बात की जाती है, उसको पुनः बताया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास करोड़ों के केसेस पेंडिंग हैं, हम पहले उस पर काम करेंगे, फिर आपके केस को बाद में देख लिया जाएगा, अभी तो हम बहुत दबाव में हैं। लेकिन इस बात को समझना होगा कि जब भारत का युवा सड़कों पे है, और आपसे एक सीधा सा प्रश्न पूछ रहा था सरकार से, सरकार ने या पुलिस ने जो भी रिटेलिएट किया, उसके बाबत जब मुद्दा आपके पास जाता है जो देश के भविष्य से जुड़ा है, कम से कम स्टेटमेंट थोड़ा सकारात्मक हो सकता था। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की, जुडिशरी की, सबके अपने काम है और सबके अपने सिद्धांत हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि अदालत ने हस्तक्षेप किया है, वो एग्जीक्यूटिव का काम है, लेजिस्लेटिव का काम हो, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। यहां पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं आ रहा है? क्या ये सीजीआई साहब के थोड़े से ईगो से जुड़ गई है बात, या शायद वास्तविकता में ये मामला उतना मजबूत नहीं है? कमेंट बॉक्स में आप उत्तर जरूर देते जाएंगे, मुझे इसका भरोसा है। ठीक है, अब अगर देखें, अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों का, तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भाषण अभिव्यक्ति की आजादी है। अनुच्छेद 1 भी कहता है कि शांतिपूर्ण रूप से और निरायुध यानी कि बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। और पूर्व में अगर हम रामलीला मैदान केस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप रहा, उसने पुलिस को और होम सेक्रेटरी को डांटा कि ये चीजें सही नहीं है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं दिख रहा है ना। याचिकाकर्ताओं का तर्क क्या था कि सीजेपी छात्रों का दावा है कि चलो संसद मार्च
पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग, सामूहिक हिरासत, सीधे तौर पे ये तीन के तीनों जो मौलिक अधिकार हैं इनका उल्लंघन है, इस प्रकार के अनुच्छेदों का उल्लंघन है। और इधर सुप्रीम कोर्ट साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, फिर से बताते हैं, जब हम अनुच्छेद 32 की बात करते हैं, रिट जुरिडिक्शन की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट और 2026 में हाई कोर्ट इस प्रकार के रिट्स पे अपनी सुनवाई कर सकती है। और संविधान की जब हम आत्मा की बात करते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने कहा भी था कि अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा और क्या है, हृदय है, हार्ट एंड सोल है। ये उन्होंने कहा था। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं उनका पालन भी हो, और अगर उनका पालन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी आंच है ना। अब है क्या कि इसी पवित्र अनुच्छेद के तहत जब कुछ लोग अदालत में पहुंचते हैं तो अदालत के जो सबसे बड़े मुखिया हैं वो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। क्या ये अनुच्छेद 32 का या जो तीनों मौलिक अधिकार हैं उनका अपमान नहीं है, संविधान का अपमान नहीं है, या यहाँ पे बाबा साहब अंबेडकर की जो बात है आत्मा व हृदय कहने की, हार्ट एंड सोल कहने की, उसका अपमान नहीं है? खैर, हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया था। 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी और इसी प्रकार से सोते हुए लोगों पे बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया था, तो रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी का जो केस है, उन्होंने कहा कि राइट टू स्लीप मौलिक अधिकार है, किसी का भी है। और साथ उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जो पुलिसिंग हो रही है और जो बल प्रयोग किया जा रहा है, इसकी सीमाएं तय की जानी चाहिए। इस प्रकार से सोते हुए व्यक्तियों पर लाठी नहीं भाजी जानी चाहिए, और सोते हुए नागरिकों या शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता सीधे तौर पर मौलिक अधिकारों का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था, क्लियर रूप से कहा था। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, 2012 में खुद जिस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जरूरी है, वर्तमान में उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये बाध्यकारी तो नहीं, और हम क्यों देखें समय, हमारा समय वेस्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं एक द्वैध दिख रहा है, एक दोहराव दिख रहा है। जो दोनों मत हैं यहां पे भी भिन्नता दिख रही है। खुद सीजीआई सूर्यकांत साहब ने जो दो मत दिए, एक की 24/7 खुला रहेगा, एक कि हमारे पास समय नहीं है, इनमें भी कहीं ना कहीं भटकाव दिख रहा है ना, इनमें भी कहीं ना कहीं अलगाव दिख रहा है ना। एक शब्द आ जाता है, किताब भी है, बन गई दोगलापन। कई लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि यहां पे सीजीआई साहब इसी शब्द पे अमल कर रहे हैं। खैर, न्यायिक स्वतंत्रता बनाम धारणा का संकट, अगर निष्कर्ष की तरफ बढ़े तो क्या कह सकते हैं कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रखने का के लिए यह विवेकाधिकार दिया गया है न्यायिक स्वतंत्रता का, कि कौन सा मामला अर्जेंट है, कौन सा नहीं। लेकिन जब पूरा देश का युवा, मैं मान रहा हूं कि हो सकता है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल, कुछ लोगों का मोटिव हो, कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो, लेकिन जो यूथ दिख रहा है वो हर जगह का दिख रहा है, मासूम सा है, वो ये कह रहा है कि हमारे हक की बात, और अगर अपना इस्तीफा दे दें, ऐसा तो नहीं कि शास्त्री साहब ने भी इस्तीफा दिया था, नीतीश कुमार ने भी इस्तीफा दिया था, इस्तीफा लोग दे चुके हैं, इस्तीफा देने में भी कोई बुराई नहीं है। बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, इसको लेके जो छात्र रास्ते पे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बातें सुनने भी अर्जेंट केस में आनी चाहिए थी। दूसरा क्या है कि लोकतंत्र में जब संस्थाओं की वैधता की बात करते हैं तो निष्पक्ष होने की बात नहीं है, निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। और कहीं ना कहीं आज के बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि सीजीआई साहब उतने निष्पक्ष नहीं थे जितना निष्पक्ष उन्हें होना चाहिए। तो क्या कह सकते हैं कि मिडनाइट कोर्ट का विजन रखना एक बात है और राजनीतिक रूप से उसको लागू कर पाना दूसरी बात है। न्यायपालिका चुनिंदा सक्रियता जब दिखाता है तो उस पर प्रश्न उठता है, और वर्तमान में जो संस्थागत विश्वसनीयता का प्रश्न है, जो क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है, वो सामने आएगा। और स्टूडेंट उसी क्रेडिबिलिटी को बार बार सामने रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके हकों को, उनके हकूक की बात जब हो रही है तो एक तो सरकार ने जो लाठियां भजवा दी, दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा सा अलग है। मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखिए कि छोटी सी मांगे थी, उस मांग को सुन लिया जाता, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, सरकार हो, तो ये मामला यहां तक आता ही नहीं, लोगों के पॉलिटिकल नैरेटिव सेट होते ही नहीं। लेकिन दोनों पक्षों पे हमें कहीं ना कहीं एक प्रकार का कमजोरी दिखी, और अब देखते हैं कि सरकार किस तरफ से देखती है और सुप्रीम कोर्ट किस तरह से देखता है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे दोनों के दोनों का रुख है वो थोड़ा सा इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट दिख रहा है। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना चाहता है, क्या नहीं। इसके पहले मैं बताता चलूं कि एक प्रश्न है कि रामलीला मैदान 2012 में मुख्यतः किस विषय से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए कहता है चुनावी बॉन्ड की संवैधानिक वैधता, ऑप्शन बी कहता है शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के बल प्रयोग की सीमाएं, सी कहता है निस्ता का अधिकार, और डी कहता है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। ABCD में से ऑप्शन क्या है, आंसर देते जाइएगा। बाकी इस विषय में आपकी राय क्या है, भारत का यूथ क्या सोचता है, बताते जाइएगा। मैं बताता चलूं कि 18 जुलाई से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो चुका है। इस मंथ के एंड तक ये बैच खत्म हो जाएगा, इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। कोशिश कीजिए
हिंदी साहित्य से जुड़े सबसे बड़ा वैकल्पिक विषय है और आप सबके लिए सबसे सहयोगात्मक हो सकता है। मैं ही पढ़ाता हूँ, नाटकों से ये विषय शुरू होगा, तो इसमें आप जुड़ जाइएगा। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह, यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं, मुझको मेल कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। हर जगह आपका स्वागत है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्वागत आपका कमेंट बॉक्स में है। कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा क्या लगता है आपको, ये कोई पॉलिटिकल नैरेटिव लगता है तो भी कमेंट कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ये इस प्रकार के आंदोलन देश के लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं है तो भी कमेंट कीजिए। आपको लगता है कि इस प्रकार के आंदोलन देश के लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं या मजबूत करते हैं तो भी कमेंट कीजिए। सीजीआई साहब और सरकार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये भी ज़रूर बताते जाइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।